नेक्स्ट टॉपिक हम अर्थिंग के बारे में बताते हैं। अर्थिंग का सिंबल ऐसा होगा। अर्थिंग का सिंबल सबसे पहले आप जानते हैं, अर्थिंग में बड़ी लाइन होती है, फिर एक छोटी लाइन होती है, छोटी लाइन होती है, इस टाइप की अर्थिंग होती है। आपने देखा होगा अर्थिंग। यस, इस टाइप की अर्थिंग होती है। ये जो अर्थिंग का क्या होता है, अर्थिंग मीन्स कनेक्ट टू अर्थ। बहुत सिंपल सा है, कनेक्ट टू अर्थ, कनेक्ट टू अर्थ। तो अर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अर्थ इज ए कंडक्टर। अर्थ इज ए कंडक्टर। ऐसे तो इस अर्थिंग के बारे में कंपटीशन में इसका डिटेल स्टडी जरूरत होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज ही हो जाते हैं काफी ज्यादा। तो अर्थिंग इज कनेक्ट टू अर्थ, सबसे पहला अर्थ। अर्थ इज ए कंडक्टर, सबसे पहले भी। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ? नॉर्मली पोटेंशियल ऑफ अर्थ को यू हैव टू एज्यूम्ड जीरो। एक्चुअल में जीरो नहीं है, बट आपको जीरो लेके ही सारा कैलकुलेशन करना है। हाँ, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल जीरो है। तो जब भी किसी चीज को आप अर्थ से कनेक्ट करेंगे, देयर पोटेंशियल विल बी जीरो, देयर नेट चार्ज विल बी जीरो और न्यूट्रल। यस, ओके। क्या ने बताया? देयर नेट चार्ज विल बी जीरो और न्यूट्रल। समझ में आ गया? ठीक है। ठीक यस है। सर। जैसे मैं राइट वाले डायग्राम के ऊपर बात करूं, सपोज करो ये निगेटिव चार्ज है, अभी यहाँ पे माइनस 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 है, निगेटिव चार्ज है। अभी ये चार्ज है। अगर आपने इसको क्या किया कि अर्थ के साथ, ये निगेटिव चार्ज है और आपने इसको अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग किया। अर्थिंग करने के बाद, अर्थिंग किया फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर आप चेक करेंगे इस पे चार्ज जीरो है, अभी निगेटिव था, अब जीरो हो जाएगी, उसकी चार्ज भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। अगर ये पॉजिटिव होता, पॉजिटिव चार्ज होता, आप इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते, फिर इसके बाद में चेक करते, पोटेंशियल जीरो हो जाता। चाहे निगेटिव हो या पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल को जीरो कर देगा, चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। अर्थिंग का मतलब ये है। बढ़िए आगे। ठीक है। ठीक है। मैं बीच बीच सर में क्या करूंगा, बोल बोल। जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा अर्थ में एक्यूमुलेट हो जाएगा। देखो मैं इसको एक वाइड वे में समझा देता हूं, होता क्या है अर्थिंग, आप समझ लो। देखो, अर्थ इतनी बड़ी चीज है कि आप उसमें अर्थ तो बहुत बहुत बड़ी लार्ज है, बहुत बड़ी लार्ज है। यस सर। ठीक है। कहने के लिए नहीं है, समझने के लिए ये। अगर आप पूरी जिंदगी एरोप्लेन और फ्लाइट से घूमते रहे और गाड़ी से, तब पर भी पूरे अर्थ को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी अर्थ है। कोई डाउट नहीं है, नो पहली चीज सर। है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। नंबर टू, अब मैं अर्थ के ऊपर आता हूं। आप समुद्र को देख लो, ओशियन को देख लो। ओशियन में सपोज करो आप क्या करते हैं कि अपने दिल्ली में पानी के टैंकर आते घूमते रहते, मालूम है ना? यस सर। पानी के टैंकर, 1,000 टैंकर पानी का समुद्र में डाल दिया जाए। 1,000 टैंकर बहुत बड़ी होती है, यस सर। 1,000 टैंकर बोलते हैं। तो सी लेवल की जो हाइट है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 5-10 सेंटीमीटर। यस सर। नहीं बढ़ेगी, थोड़ा भी नहीं बढ़ेगी, 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ेगी। या 1,000 लीटर वहां से वाटर निकाल लो, ओके। तब भी नहीं बढ़ेगी, तब भी नहीं बढ़ेगी, कम न कम होगी। 1,000 में बोल रहा हूं, इवन मैं 1 लाख टैंकर भी अगर डाल देंगे, निकाल देंगे ना, तब पर भी उसकी हाइट पे ना कम होगा ना ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आप? यस सर। क्योंकि जो आप वाटर जिस जगह पे देंगे ना, आप अबाउट 70% से ज्यादा वाटर है, आप जानते हैं अर्थ के ऊपर, उसमें ओशियन ही तो ओशियन का पार्ट है। यस तो सर। आप इतनी बड़ी अमाउंट ऊपर नीचे है ना, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, नथिंग विल चेंज। वो पूरे में यस। जब वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि पानी इसमें आया भी या गया भी, निकला भी। सिमिलरली, अगर आपने जो कोई चार्ज दिया, आपने 1,000 कुलम या 10,000 कुलम या 1 ट्रिलियन कुलम ऑफ चार्ज अर्थ को देंगे ना, तो वो चार्ज पूरे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इच पार्ट में वो चार्ज पता ही नहीं चलेगा कि चार्ज आया भी कुछ। ओके सर। समझ गए? पता ही नहीं चलेगा। और सिमिलरली, अगर कोई अमाउंट ऑफ चार्ज उसको वापस उससे आप लेंगे भी, तो पूरे से डिस्ट्रीब्यूशन होके वो जो चार्ज आएगा, तो नथिंग विल इंक्रीज और डिक्रीज।
समझ रहे हैं ना आप? यस सर। बस सर वही फिर चीज समझ। इसमें अर्थिंग का डेफिनेशन क्या होगा? देखो, अर्थिंग का डेफिनेशन नहीं, अर्थिंग को समझना है। व्हाट इज अर्थिंग, समझ, डेफिनेशन नहीं करना। अर्थिंग है क्या? आप किसी चीज को अर्थिंग करते हैं ना, किसको अर्थिंग किए? मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग किए, अर्थ उसको न्यूट्रल कर देगा। अर्थिंग का मतलब ये है, निगेटिव को भी कनेक्ट करेंगे तब भी न्यूट्रल कर देगा, पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे तब भी न्यूट्रल करेगा। देखो, पोटेंशियल का रूल क्या है? पोटेंशियल का सिंपल रूल है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल का चार्ज का फ्लो होता है टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। मेरे वर्ड को समझना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को चार्ज को कनेक्ट करेंगे टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। बैटरी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, हमारा सारा इलेक्ट्रिसिटी यही प्रिंसिपल पे काम करता है। आपके घरों में, हमारे घरों में वायर आती है, दो वायर आती है, एक पॉजिटिव वायर आती है, एक निगेटिव वायर आती है। आप पॉजिटिव वायर को लाइव वायर बोलते हैं और दूसरे को न्यूट्रल वायर बोलते हैं। तो लाइव वायर की पोटेंशियल 220 वोल्टेज होती है और न्यूट्रल वायर की 0 होती है। ये डिफरेंस मेंटेन रहता है, इसीलिए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मींस 220 वोल्टेज से 0 पोटेंशियल तक चार्ज का फ्लो होता है, मींस करंट रहता है। ठीक है, ये कब तक रहता है? जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। वर्ड्स माने, जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए, इक्वल होते ही चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी में है वो इस हिसाब से मैकेनिज्म बना हुआ है कि कभी भी इक्वल होगा ही नहीं, इसीलिए हमेशा चार्ज करंट जब ऑन करेंगे तो हमेशा फ्लो होगा। बट हमारे और अर्थ के बीच में ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है। अर्थ के यहाँ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज आप ले और दे सकते हैं। तो आपने किसी चीज को कनेक्ट किया, सपोज करो 220 वोल्ट को अर्थ के साथ कनेक्ट किया, इमीडिएट देयर पोटेंशियल बिकम्स 0, क्योंकि हायर टू पोटेंशियल जाएगा। अर्थ में आप कितनी से बड़ी चार्ज दे दो, अर्थ उसको अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ेगा, वो लेगा, वो 0 करेगा। आपने निगेटिव से कनेक्ट किया, अर्थ उसको इतना सप्लाई कर देगा। ज्यादा डिटेल में देखो जाने का इसका कोई सेंस अभी नहीं है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करना है। तो सो सिंपल समझ लेना, निगेटिव को कनेक्ट करेंगे तो 0, पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे तो 0। आपने हायर पॉजिटिव पोटेंशियल, सपोज करो 1000 पोटेंशियल को भी कनेक्ट किया तब भी 0 कर देगा, और -1000 को कनेक्ट किया तब भी उसको 0 कर देगा। ओके सर। ठीक है। यस हाँ, सर। बस यही अर्थिंग का बारे में ध्यान रखना है। ये आगे आपको कंपटीशन में क्वेश्चन देखेंगे ना, अर्थिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीजों में। बगल में बैटरी लगा देते हैं और फिर उसको अर्थ के कनेक्ट करते हैं, अर्थ के बारे में तो कुछ लिखते नहीं है, डायग्राम बना के छोड़ देते हैं। उस सपोज कर लेते हैं कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल लेना है, जबकि एक्चुअल में वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे चार्जिंग की जो दो तीन क्वांटाइजेशन में बता दिया। बुक में थोड़ा सा एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में भी लिखा हुआ है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कुछ नहीं होता, चार्ज में आपको क्या करना है कि साइन कंसीडर करना है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है साइन कंसीडर करना है। मतलब पॉजिटिव, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के चार्ज को आप 2 चार्ज नहीं बोलना, 0 बोलना है। मतलब ये होता है, आपने अगर 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया और 5 प्रोटॉन ले लिया तो ये 0 चार्ज हो जाएगा। आपने 10 प्रोटॉन ले लिया और 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आपको +10 चार्ज, सॉरी, +5 चार्ज लेना है। मतलब साइन को कंसीडर करना है। आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को माइनस करके नेट वैल्यू लिखनी है। ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्वेटिव बोलते हैं कि एक बार, चार्ज इज कंजर्वेटिव। Total amount of charge of a system is conserved. It is neither created nor destroyed. Only it can transfer from one particle to another. किसी भी सिस्टम पे, सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल होता है, टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, टोटल चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होता है, ना कोई न्यू चार्ज क्रिएट होगा और ना ही कोई डिस्ट्रॉय होगा। एक से दूसरे में सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के ऊपर अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचो तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एटॉमिक नंबर 1123 होता है और क्लोरीन का 735 होता है। जो एटॉमिक मास है उसके बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, इसको हटाते हैं। 11 और 17 के बारे में सोचो। तो सोडियम क्लोरीन में क्या होता है कि अगर आप सोचेंगे तो दोनों मिला के 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल में यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन और 28 प्रोटॉन है। लेकिन
सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्ड बनता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद सोडियम में देखेंगे तो सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन बचता है और क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। यस। तो बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही रहता है दोनों में। तो अभी अब बाद में हम चेक करते हैं, बाद में चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के 28 पहले भी था, 28 बाद में भी है। बट हुआ क्या है कि बीच में सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर हुआ है, जिससे सोडियम नेगेटिव चार्ज हो गया, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज था। शुरू में सोडियम और क्लोरीन दोनों इंडिविजुअली न्यूट्रल था। बाद में सोडियम पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया है। बट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बिफोर and after remains same, so total charge is conserved. Only one electron is transferred from sodium to electron. So still total charge of a system means taking sodium and chlorine as a system. So ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या चार्ज इज कंजर्वेटिव इसको बोलते हैं। शायद क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इस टॉपिक को पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ आप लोगों से पूछूंगा अगले 2 टॉपिक, इवन 3 टॉपिक क्योंकि मेरे को लगता नहीं उसको पढ़ाने की जरूरत है। कुलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ बताने की जरूरत तो मेरे को लगता है नहीं, है नहीं? नो सर। नहीं है रितिका? यस। नो तुलिप? सर। नहीं। कुलम्ब्स लॉ में बस कुलम्ब्स लॉ का F इक्वल टू जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट जानते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन क्या इसमें करना है कि इसको एक वेक्टर के फॉर्म में लेना है, जहां कभी लगेगा तो एक वेक्टर है। आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर लग रहा है वो ध्यान रखना है। और एक जो यहाँ पे टर्म है जो एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आप कहते हैं 8.854 10⁻12 है, ये तो वैल्यू आपको याद ही रखना है। और एक एप्सिलॉन आर भी है जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है। इलेक्ट्रिकल नहीं, रिलेटिव, हाँ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है, जो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम टू एयर जो वैल्यू होता है, इसको एप्सिलॉन आर या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल तो परमिटिविटी बोलते हैं। ईआर को क्या बोलते हैं? किसको? ईआर को। ईआर को बोलते हैं हम परमिटिविटी। परमिटी देखो, जो ईआर है वो रेशियो है, तो इसको हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं ईआर को। और ई स्टैंड्स फॉर परमिटिविटी। एक ई। मीडियम के, एक एयर के लिए हो गया, वैक्यूम के लिए हो गया, और एक मीडियम के लिए हो गया। देखो, ई फॉर मीडियम, ई नॉट फॉर एयर और वैक्यूम, ये हो गया मीडियम। और दोनों का रेशियो जो है वो रिलेटिव हो गया, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या के भी बोलते हैं। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। ओके सर। ठीक है, यस सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने को लगता है कुछ पूछना नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हो गया। अब 1 2 3 5, ठीक। हम्म, हाँ। अब एक यहाँ पे एक टर्म है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कोई अलग से खास चीजें नहीं है, एक्चुअल में इट इज ए वेक्टर सम। ध्यान रखना, ये चीजें को मैं बार बार नहीं बात करूंगा। वेक्टर सम में क्या होता है कि अगर कोई दो क्वांटिटी है, सपोज करो एक वेक्टर ए है जो आप ऑलरेडी क्लास 11th में वेक्टर में आपने पढ़ा है, और दूसरी क्वांटिटी बी है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो आप रिजल्टेंट निकालते हैं आर, वो रूट अंडर आप निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये दो
चीजें हैं। अगर दो से ज्यादा भी वेक्टर होंगे तो भी हम उसको इसी तरीके से निकालेंगे, दो से ज्यादा वेक्टर होगा तब भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो ओके हाँ, सर आप लोग एक चीज बताओ, अभी मोबाइल से कनेक्ट कर रखे हो या लैपटॉप से या लैपटॉप से कैसे? दैट्स इट। लैपटॉप। लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। देखो मैं थोड़ी फास्ट पढ़ाने के हिसाब से, मोबाइल भी आपके पास में होगा ना? यस सर। हम्म, हम्म। मैं एक पहले का नोट्स भेजा हुआ हूँ, वो नोट्स को मैं अभी आपको दोबारा भेजता हूँ, इससे थोड़ी मेरी स्पीड, पढ़ाने की स्पीड बढ़ जाएगी। सर एक बुक में कहीं पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में स्टेटमेंट दी थी, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मैं बता रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ। देखो ऐसा है कि करना क्या है रितिका, देखो जो चीजें आप कर रहे हैं, अ, उसमें जो मेन हमारा टारगेट इन चीजों पे होता है कि आप जो मेन पॉइंट है उन चीजों को कवर करना। वो जो है लिखा हुआ है, जो मेरे को पता है कि वो जो आप बोलते हैं अनइफेक्टेड होते हैं, बट हमें तो कंबाइंड इफेक्ट लेना पड़ेगा ना। अगर दूसरा एक फोर्स आ गया तो ऐसा नहीं कि पहला फोर्स काम नहीं करेगा, यही तो मतलब है उसका। आप कह रहे यस। हैं कि दूसरे कोई चार्ज आ गया तो पहला फोर्स काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं, वो भी काम करेगा। तो लेकिन ऑब्जेक्ट पे तो कंबाइंड फोर्स ही काम करेगा ना। यस सर। देखो ए भी, मान सपोज करो कि एक F1 भी फोर्स लग रहा है, F2 भी लग रहा है, F1 भी लग रहा है और F2 लग रहा है, तो F1 भी लग रहा है, F2 लग रहा है, तो जो नेट वैल्यू होगी ना उस पे एक दोनों का कंबाइन होगा ना। जैसे कि मैं यहाँ ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, तो आर ए बी का कंबाइन है। आप कहेंगे ए लग रहा है इसीलिए बी का इफेक्ट नेग्लेक्ट है, नहीं, बी भी काम कर रहा है, ए भी काम कर रहा है। यस सर। हाँ, तो और अभी मैं इसके और एग्जांपल लेता हूँ, इस पे हम एक दो क्वेश्चन भी लेंगे। पहले आपके पास देखो एक व्हाट्सएप पहुंचा गया क्या? यस सर आ गया। हाँ, आप उसको व्हाट्सएप खोल लो। निकालिए आपने? यस यस सर। सर। शायद स्क्रीन पे मैंने निकाला हूँ, स्क्रीन पे भी आ गया है। थोड़ी राइटिंग चूंकि भेजा हुआ है तो थोड़ा धुंधला हो सकता है। चला गया। हम्म। तो वेक्टर फॉर्म में देखो, बुक में आपको मैं बता देता हूँ, बुक में जो आपके सामने चीजें लिखा हुआ है ये भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ, ध्यान रखना ये वाला चीजें अंडरलाइन किया हो देखना। बट इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, दिस इज जस्ट कंसेप्ट, इट इज नॉट यूज्ड इन अ न्यूमेरिकल। समझ गए? आप स्क्रीन देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, यस नो? यस सर। दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या किया है कि R1 डिस्टेंस लिया, R2 डिस्टेंस लिया, Q1 Q2 चार्ज लिया,
Q2 का Q1 पे Q2 पे फोर्स निकाला, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 2 एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे R21 फिर सेकंड में देखेंगे तो उल्टा करके बताया गया है, एक 21 है। ये एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट है। वो तो अंडरस्टूड है ना कि Q1 अगर Q2 चार्ज है, तो अगर दोनों के बीच में मैं फोर्स निकालूंगा, तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है, Q2 Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। तो एक जो फोर्स होगा, दोनों फोर्स इक्वल होगा, बट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये तो पता है आपको। Yes, sir. यस तुलिप। Yes, sir. ठीक है, वही चीज यहाँ पे वो प्रूफ किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये जो स्टेटमेंट आपको बुक में देखता है, ये जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लिखने के लिए ठीक है, बट इस तरीके से कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता। लिखने के लिए क्यों ठीक है? क्यों इस स्टेटमेंट में लिख दिया है कि दिस इज ए वेक्टर एडिशन। सबको लिखो, ऊपर एरो का साइन दे दिया, सबको लिख दिया, एरो की डायरेक्शन दे दिया। लेकिन हमेशा वेक्टर एडिशन इसी फॉर्मूले से होता है, ध्यान रखना है, वो a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है। जैसे देखो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये है, लेकिन आप मेरे से पूछेंगे कि वेक्टर आप a+b को सर कैसे लिखोगे, तो मैं ये लिख दूंगा r = a+b। दिस इज वेक्टर एडिशन मैथमेटिकली। मतलब सिंबॉलिकली ये ठीक है, सिंबल ठीक है, बट कैलकुलेशन ऐसे होगा। इवन एंगल निकालने के लिए आप tan β = b sin θ/a+b cos θ करते हैं। आपको मालूम है ये चीजें। Yes. Yes, sir. मैं अभी एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल क्या है कि जो मैं ये एग्जांपल लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम मेथड लगेगा, क्योंकि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सेम मेथड से चलेगा। ठीक है। आगे छोटा सा टर्म आप लिखेंगे, इतना लंबा नहीं। एक लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा = q/l, चार्ज अपॉन लेंथ। दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी आप यहीं पे लिख दो, सिग्मा जो q/s होता है, चार्ज अपॉन एरिया। और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तीनों लिख दो। यूनिट के हिसाब से देखोगे तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। लिख लीजिए इसको। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लिख लेंगे। Done. Sir, done. ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो सेंस हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो समझने के हिसाब से है, किसी भी चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड, एक इफेक्ट क्रिएट करता है, जो एक अनदर चार्ज पे उसका फील्ड के कारण उसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है, दैट इज द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मैथमेटिकली force per unit charge is field. Force experienced by unit charge in an electric field is a electric field. E = F/Q. Mathematically, E = F/Q. Force upon charge. फॉर्मूला KQ/r² होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये लिख लो, डायरेक्शन को भी लिख लेना है। सर वो डायरेक्शन वाला रिपीट करना, क्या अवे था? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। सर, डन. ठीक है, अगला। ठीक है, नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखिए,
ये यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या किया गया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ड्रॉ किया हुआ है, एक यहाँ पे देख रहे हैं एरो ड्रॉ किया हुआ है ऐसे, और दूसरा यहाँ पे एरो ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है क्लोजर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, और यहाँ पे धीरे धीरे उसकी क्लोजनेस जो है फार्दर हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है। तो जहां पे क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, देयर एट दैट पॉइंट value of electric field, intensity of electric field be stronger. So at A point and B point, electric field is stronger at A with respect to B. Yes? Okay. Yes. हाँ, और अगर कहीं पे यूनिफॉर्म लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। ठीक है, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। तो ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, हर एक पॉइंट पे सेम है, बिकॉज देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लोजनेस जो है वो बराबर है। ठीक है। हाँ, अभी आगे का जो क्या क्या काम है आगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अभी आपको क्या करना है कि इस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कोई बोलेंगे नहीं, और आपको इस सारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लेनी है, सभी के सभी, और इसके डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, और ये आप ही को बोलना होगा। यहाँ पे आगे देख लो, डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहले मैं समझा चुका हूँ, वही चीज को यहाँ पे इन्होंने समझाया है कि कोई पैरेलल लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म होगा। तो अभी आपके लिए क्या काम है, पहला काम है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ लेना और उसकी एक ड्राइंग ड्रॉ कर लेना है। मैं इसके लिए आपको, और उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल पे डेरिवेशन आपको याद है? कुछ समझाना है उसमें? Yes, sir, याद है। याद है, तुलिप आपको भी याद है? Yes, sir. याद है। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि अभी हम जो क्लास में हम 5 मिनट तक, अभी हम क्लास में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ड्यूरिंग विच यू हैव टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रीड करना, उसके पॉइंट वाइज सारे डायग्राम को ड्रॉ करना, और फिर से ये दूसरा पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल पे है वो प्रूफ कर लेना है फास्टली। आप कैसे करेंगे? डाइपोल ड्रॉ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल उसको ड्रॉ कर लेना है, एक्सेल इक्वेटोरियल दोनों पे, चूंकि आपको आता है जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, तो ये अभी करना है। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे रुकूंगा, यहीं पे रहूंगा, बट मेरे ये आपको प्रैक्टिस करना है, तब तक मैं वेट करूंगा।